लेकिन ताइवरस ने लिबास की मौत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही डाल दी। ताइवरस और दूसरे लोग हसरत और अफसोस से मुझे देखते रह गए, लेकिन अजीब सी बेजारी तारी थी मेरे ऊपर। इस वक्त मुझे इन लोगों से कोई हमदर्दी नहीं थी। सच्ची बात तो यह है कि अब मुझे इन लोगों से कोई दिलचस्पी ही नहीं रह गई थी। मैं खामखा दूसरों के चक्कर में पड़कर परेशान होता रहता था और आबादी में रहने वाले सिर्फ मतलब परस्त होते थे। इनके साथ अच्छा करो, बड़ा खुश रहते थे, जरा भी बुराई हो जाती तो इल्जाम रखने लगते। इसलिए बेहतर यही है कि किसी के लिए कुछ न किया जाए, सबको इनके हाल पर छोड़ दिया जाए, बस एक तमाशाई की हैसियत रहे। देखते रहो, खामोश रहो। मेरी किश्ती ताइवरस के जहाजों से बहुत दूर निकल आई थी। मैं गुजरे हुए वक्त को याद करने का आदी नहीं था। अगर मेरे अंदर यह मर्ज होता तो इतनी सदियां गुजरी थी, हर सदी लाखों वाकयात की अमीन थी। ये वाकयात मुझे बेचैन करते रहते और मेरी कैफियत न जाने क्या हो जाती। इसलिए खामोश होकर गहरी सांस ली। प्रोफेसर खावर, फरजाना और फरोजा पत्थर के बुत्तों की तरह खामोश बैठे थे। इनके बदन शल हो रहे थे, इनके ज़हन शल हो रहे थे। लगता था जैसे वो हर सदी में रहे हों, बदलते अदवार अपनी आंखों से देखते रहे हों। उसने इन लोगों की शक्ल देखी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या महसूस कर रहे हो दोस्तों? उसने पूछा। प्रोफेसर खावर ने गहरी सांस ली। कोई खास बात नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि अब हमें जिंदगी भर मुहज्जब दुनिया में जाना नसीब नहीं होगा। ओह, मेरी कहानियों से चाहे तुम्हारा दिल उकताने लगा है, उसने कहा। हकीकत तो यह है कि तुम्हारी कहानियों से दिल नहीं उकता, लेकिन कभी कभी अपनी दुनिया की याद सताती है तो जहन में एक बेजारी सी तारी होने लगती है। ये बेजारी दूर की जा सकती है प्रोफेसर। वो कैसे? मेरे पास हर मर्ज की दुआ है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आज की रात रुको, कल मैं तुम्हारी बेजारी दूर कर दूंगा, उसने बड़े वसूख से कहा। एक बात बताओ दोस्त। हाँ हाँ जरूर कहो। क्या अब तुम्हारे दिल में मुहज्जब दुनिया देखने की ख्वाहिश नहीं है? मेरी राय है कि हम यहाँ से चलें, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊं, तुम मेरे मेहमान रहो और फिर वहां हम तुम्हारी बकिया कहानी सुने। तुम्हारी दुनिया? उसने अजीब से अंदाज में कहा। मेरा इल्म इस कदर बढ़ गया है प्रोफेसर कि तुम्हारी दुनिया की सारी तस्वीरें मेरी निगाहों में हैं, लेकिन ये दुनिया बड़ी दिलकश हो गई है। ज़हीन इंसानों ने इसे अनोखा हुस्न बख्शा है, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम्हारे दरमियान मोहब्बत अखुवत मौजूद है? क्या तुम नफ्सा नफ्सी का शिकार नहीं हो? दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद वो दुनिया हमें प्यारी है। इन बच्चियों का मुस्तकबिल मुझे परेशान करता है। अपनी दुनिया में मैं इनके बारे में सोचूंगा। आज रात आराम कर लो प्रोफेसर, कल इस बारे में फैसला करेंगे, जैसे तुम्हारी मर्जी, प्रोफेसर ने कहा। और फिर वो फरजाना और फरोजा के साथ आरामदेह कमरे में आके। दोनों लड़कियां खामोश थीं। क्या सोच रहे हो तुम लोग? प्रोफेसर ने पूछा। कोई खास बात नहीं डैडी, फरोजा गहरी सांस लेकर बोली। अगर वो चलने पर आमादा हो जाए अच्छी बात है, फरोजा लापरवाही से बोली। क्या तुम्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं है? है तो सही डैडी, लेकिन अजीब बात है, अब इस दुनिया की तलब ज्यादा बाकी नहीं रही है, न जाने क्यों। यही कैफियत मेरी है, फरोजा ने कहा। हैरत अंगेज है। हकीकत तो यह है कि इसकी कहानियां खुद हमें भी इस माहौल में ले जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम खुद भी इसी माहौल में हों और इस माहौल से उकताहट नहीं होती। बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन इसके साथ ये भी एहसास होता है कि हम सारी जिंदगी इन्हीं कहानियों में बसर कर देंगे। हमें अपने लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। और प्रोफेसर खावर गहरी सोच में डूब गए। सुबह की रोशनी हुई और वो जाग पड़े, लेकिन किसी का उठने को दिल नहीं चाह रहा था। फरजाना ने फरोजा की तरफ देखा। फरोजा जाग रही थी। सुबह हो गई फरोजा? हाँ बाजी उठे, उठना ही है। फरोजा ने गहरी सांस ली। बाजी? अचानक फरोजा ने कहा। बाजी, क्या आपने अपने अंदर कुछ तब्दीलियां महसूस की हैं? कैसी तब्दीलियां फरोजा? जैसे हमारे बदन बहुत बोझल हो चुके हैं, जैसे हमारे दिलों में उमंगें बाकी न रही हूं, एक बेजार सी बेजारी कैफियत, जैसे तनहा लोग हों जिनका दुनिया से, दुनिया वालों से कोई वास्ता ना हो। फरोजा? फरजाना हैरत से बोली। क्या तुम्हें भी यही एहसास होता है? हाँ बाजी, ये अनोखी कैफियत मैंने कभी पहले महसूस नहीं की थी, लेकिन अब कई बार महसूस की है। मेरी अपनी भी यही कैफियत है। न जाने हम किस तिलिस्म में आप से हैं, न जाने ये सब क्या है। क्या कभी इस तिलिस्म से निकलने का मौका भी मिलेगा? खुदा ही बेहतर जाने। फरोजा ने ठंडी सांस लेकर कहा। तुम लोग जाग रही हो? अचानक प्रोफेसर खावर की आवाज सुनाई थी। हाँ डैडी, आप भी जागे? बहुत देर से जाग रहा हूँ, यूं भी सुबह हो चुकी है। प्रोफेसर खावर उठकर बैठ गए। लड़कियां भी उठी और फिर वो सूरज से फारिग होने लगे और फिर थोड़ी देर के बाद वो इनके पास पहुंच गया। इसी तरह तरोताजा, उसी तरह चाकू चुबंद, उसके होठों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते का बंदोबस्त कर लिया, उसने कहा। ओह शुक्रिया, आओ लड़कियों, प्रोफेसर ने कहा। और वो तीनों को लिए नाश्ते के कमरे में पहुंच गया। नाश्ते की मेज पर खाने पीने की कुछ चीजें रखी हुई थी। कदीम तर्ज की कुछ बोतलें और प्याले रखे हुए थे। इन बोतलों में रंगीन स्याल भरे हुए थे, जिनमें हीरों की तरह चमकदार जर्रात तैर रहे थे। इन जर्रात में जिंदगी थी। ये क्या है? प्रोफेसर खावर ने पूछा। तुम्हारा नाश्ता, मैंने पूरी रात इस नाश्ते की तैयारी में सर्व की। अरे, प्रोफेसर खावर ने चौंक कर कहा, मगर यह है कैसा? तारुफ करवा दूंगा इन तमाम चीजों का, नाश्ता करो। गोश्त और दूसरी चीजें खाने के बाद खावर वगैरह इसकी तरफ देखने लगे। उसने सुर्ख स्याल की बोतल खोली और उसमें से थोड़ा थोड़ा स्याल इन प्यालों में निकालकर इन तीनों की तरफ बढ़ाया। पी लो इन्हें। लेकिन प्रोफेसर खावर ने आहिस्ता से कहा, पी लो प्रोफेसर, इतने अरसे में तुम्हें मेरे ऊपर एतमाद कर लेना चाहिए। मैंने आज तक तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की।
ओहो, ऐसा कोई ख्याल हमारे जहन में नहीं है, बस यूं ही पूछ लिया था, प्रोफेसर खावर ने जल्दी से कहा और फिर उसने प्याला उसके हाथ से ले लिया। लड़कियों ने भी प्रोफेसर की तकलीद की और उसकी पेश की हुई अशिया का कोई जवाब नहीं होता था। ऐसी खुश जायका और ऐसी जोदे असर के लम्हात में उनका रद्द अमल मालूम हो जाता। तब उनकी तबीयतों में एक अनोखा सरूर, एक अनोखी बशाशत तोड़ गई। कमाल के इंसान हो। ये था क्या? प्रोफेसर खावर ने कहा। तुम्हारा लहजा इसकी तशरीह है। ये शरबत हयात है प्रोफेसर। बदन के खुलियात भरपूर जिंदगी के तलबगार होते हैं और जब इनकी शदीद मसरूफियात जिंदगी की जरूरियात पूरी नहीं कर पाती और अजू अपना फेल धुराते थक जाते हैं तो शरबत हयात नई जिंदगी बदन में पहुंचा देता है। जिस्म की मशीनरी नए सिरे से बहाल हो जाती है। अब तुम इतने ही तवाना हो प्रोफेसर जितने अपनी जिंदगी के 20वें साल में थे। और लो, ये कतरा सरूर पियो, ये तुम्हें जिंदगी से, माहौल से दिलचस्पी बख्शेंगे। इसने दूसरा स्याल प्यालों में डाला। इन्होंने बेकमोकास पी लिया। सुनो दोस्त, तुम्हारी बेपनाह कीमती मालूमात के खजाने इन वीरान गारों तक क्यों महदूद हैं? मेरी राय है कि इन्हें लेकर मेरी दुनिया में चलो। तुमने हर दौर में इंसानों की मदद की। इस दौर के थके हुए इंसानों को भी तुम्हारी जरूरत है। तुमने इन्हें इन अनायात से क्यों महरूम रखा है? नहीं प्रोफेसर, मैं ये नेकियां छोड़ चुका हूँ। किसी दौर में मुझे मेरी काविशों का सिला नहीं मिला। वक्ती तौर पर बहुत कुछ कहा गया, लेकिन लोग भूल जाने के आदी होते हैं। ये पुरानी बात है जब मुझे अपने अलावा दूसरों से भी दिलचस्पी होती थी। अब तो सदियां बीत गईं, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हें दूसरी हैसियत देता हूँ। तुम तीनों के जात से मुझे दिलचस्पी है कि मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना रहा हूँ, इसलिए इस ख्याल को जहन से निकाल दो। ओह प्रोफेसर खावर, खामोश हो क्या? मैं अपनी कहानी फिर से शुरू कर रहा हूँ। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो सुनना, वरना दरमियान में मुझे टोक देना। प्रोफेसर खावर ने इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया। क्या ख्याल है, आगे बढ़ूं? हाँ हाँ जरूर, प्रोफेसर ने जल्दी से कहा। वो अपनी दिलचस्पी को दबा नहीं सका। तब उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और फिर उसने फरोजा और फरजाना की तरफ देखते हुए कहा, समंदर, अजीम समंदर, नए नए जहानों की सैर करवाने वाला, मुझे समंदर से खासी अकीदत है। इतना वसी, इतना अजीम, लेकिन खामोश, चुपचाप जिंदगी की निरंगियां देखता रहता है। इसने किसी दौर में मुदाखलत नहीं की। इसने अपने बाजू समेट कर दुनिया को खुशकी दे दी और इस खुशकी पर बसने वाले न जाने खुद को क्या समझने लगे। इनमें कोई फिरौन बना, कोई शद्दाद नमरूद। किसी ने खुदाई का दावा किया, खुद को बहरो बर का मालिक कहलवाना चाहा, लेकिन उसे खुशकी ने ही समेट लिया जो समंदर की अता करदा थी और समंदर खामोश रहा। इसे इस बात पर भी गुस्सा नहीं आता कि ये ममूले खुद इस पर हकदार होने का दावा करते हैं जिसकी एक एक करवट है इनके आखिरी निशान को भी मिटा दे। आपका क्या ख्याल है प्रोफेसर? हाँ, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ, प्रोफेसर ने आहिस्ता से जवाब दिया। तो प्रोफेसर, समंदर के सीने पर दिन रात गुजरते रहे। मैं आम इंसानों की तरह भूख प्यास के लिए मजबूर नहीं हूँ, ना ही तेज हवाओं के बगोले मुझे खौफजदा करते हैं। अक्सर यूं भी हुआ कि लकड़ी की छोटी सी किश्ती हवा के बगोलों से उलट गई। तब मैंने लहरों पर सफर किया और कई दिनों के बाद मेरी मुलाकात अपनी किश्ती से हुई। यूं दिन रात के सफर जारी रहे। न जाने कितने चांद डूबे, न जाने कितने सूरज उभरे। मैंने इनका कोई हिसाब नहीं रखा था। जरूरत महसूस होती तो किश्ती ही में आंखें बंद करके पड़ जाता। यूं एक सुबह जब आंख खुली तो निगाहों के सामने अजीबो गरीब मनाजर थे। सुर्ख पत्थरों और पहाड़ों की बड़ी बड़ी सिलों की बेशुमार इमारतें नजर आ रही थी। बड़ा खूबसूरत साहिल था जिसके साथ साथ इंतहाई मुहिब जंगी जहाज खड़े हुए थे। ये जहाज इन जहाजों से कहीं उम्दा और कहीं बड़े थे जो अहले लेपोरस ने मेरी निगरानी में बनवाए थे। कोई अजीम आबादी। मैंने सोचा किश्ती को आबादी की तरफ बहने दिया। हवाएं उसे सामने के साहिल से किसी और तरफ ले गईं और बहरहाल वो एक सुनसान और रेतले साहिल पर जा लगी। बहुत अरसे के बाद पांव जमीन से लगे थे। मैंने साहिल पर पड़े हुए रेत की ठंडक महसूस की और फिर कुछ फासले पर दरख्तों की जानिब देखने लगा। बड़े ऊंचे ऊंचे फलदार दरख्त थे। मैं इन दरख्तों की तरफ चल पड़ा। दरख्तों के फल खूबसूरत थे। यूं भी तवील अरसा हो गया था, कुछ खाया पिया नहीं था। चुनाचे में एक दरख्त पर चढ़ गया और मैंने उसके फल तोड़कर खाए। न जाने कौन सी जगह थी, क्या नाम है इसका। बहरहाल तहजीब में बहुत आगे क्योंकि लोगों की बस्ती मालूम होती थी। दरख्तों के दरमियान से मैं आगे बढ़ता रहा। तब मुझे सुर्ख पत्थरों की एक बड़ी इमारत नजर आई और मैं इसकी जानिब चल पड़ा। पत्थरों की इमारत के सामने एक शख्स लिबास से बेनियाज खड़ा साकत जामद एक तरफ देख रहा था। मैं उसे देखकर चौंक पड़ा। इतना जदीद शहर और ये बरहाना शख्स। मैंने हल्की से हल्की सी आवाज निकालकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया, लेकिन शायद वो कानों से बह रहा था। चुनाचे मैं जमीन पर कदमों की तेज आवाज पैदा करता हुआ उसके करीब पहुंच गया। तब मुझे एक अजीब एहसास हुआ। इसके जिस्म का रंग इंसानों जैसा नहीं था। कुछ और नजदीक पहुंचा तो मुझे अपनी हमाकत पर हंसी आ गई। वो संगी इंसान था, पत्थर का मुजस्मा जो इंसानी हाथों का रहीन मिन्नत था, लेकिन काबिल बयान फनकारी थी। कदोकामत, जिसामत, एक एक चीज इंसान से इस कदर मिलती हुई थी कि जिंदा इंसान का गुमान होता। खूब मुजस्मा है, मैंने उसे देखते हुए सोचा। और फिर मेरी निगाह सामने दरवाजे की तरफ उठ गई। बड़ा सा संगी दरवाजा जिस पर चोबी कबाड़ चढ़े हुए थे, कबाड़ खुले हुए थे। मैं मकान के अंदर चल पड़ा और फिर छिटक कर रुक गया। दो हसीन लड़कियां एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले खड़ी थीं। मैंने उन्हें गौर से देखा। इनके सकूत से अंदाजा हुआ कि वो भी पत्थर की बनी हुई थी। इन्हें बाकायदा लिबास पहनाया गया था। यहाँ कोई जिंदा इंसान भी है? मैंने जोर से चीख कर कहा और कहीं मुझे कुछ आवाजें सुनाई थी। फिर कदमों की चाप और फिर दो हसीन लड़कियां मेरे सामने आ गईं।
मैं गुश्ते बंदनदार रह गया था, क्योंकि ये दोनों लड़कियां इन्हीं मुजस्मों की मानित थीं या ये इन्हीं लड़कियों के मुजस्मे थे। मुझे देखकर वो शशतर रह गई और एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। हसीन लड़कियों, यहाँ कौन रहता है? मैंने पूछा। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो अजनबी? इनमें से एक लड़की ने शीरीं आवाज में पूछा। पहला सवाल मेरा था और असूल के तहत पहले तुम्हें इसका जवाब देना चाहिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ हम रहते हैं अजनबी और बाबा सलानूस, इस लड़की ने जवाब दिया। मैं समंदर के रास्ते से आया हूँ और इस आबादी में सबसे पहले तुम्हारा मकान नजर आया, तब मैं इसी तरफ चला आया। क्या तुम मुझे अपना मेहमान बनाना पसंद करोगी? हमारे साथ आओ, हम तुम्हें अपने बाबा सलानूस से मिलाते। लड़कियों ने कहा और मैं उनके साथ आगे बढ़ गया। देखिए कौन साहब हैं ये बाबा सलानूस और क्या करते हैं। लड़कियां एक चौड़े सेन से गुजरकर महाराबदार दर्रों में से एक दर में दाखिल हो गईं। मैं इनके पीछे था। लड़कियां नोखेज थीं और उनकी चाल से इनकी शोखी का अंदाजा होता था। वो एक दूसरे को टोह के मारती चल रही थी। तब वो अचानक रुकी और मेरी तरफ घूरने लगी, लेकिन निगाहों में शरारत थी। तुम यहाँ बिल्कुल अजनबी हो? हाँ। तुम बाबा सलानूस को भी नहीं जानते हो? कि हाँ, मैं इन्हें नहीं जानता। एक तमाशा देखोगे? एक लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी देख लूंगा, मैंने उसकी शरारत पर हंसते हुए कहा। तब यूं करना, बाबा सलानूस के सामने पहुंचकर बिल्कुल खामोश खड़े रहना, इन्हें अपनी आमद के बारे में कुछ नहीं बताना। बोलो ऐसा ही करोगे? इससे क्या होगा? बस देखते रहना क्या होगा। ऐसा ही करोगे तो लुत्फ आ जाएगा, उसने कहा और मैंने उससे वादा कर लिया। हालांकि बात मेरी समझ में नहीं आई थी। लड़कियां आगे बढ़ गईं और फिर एक चौबी दरवाजे के सामने रुकी। चलो अंदर चलो, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, कदमों की आवाज न पैदा हो, दूसरे ने कहा और मैंने उनके कहने पर अमल किया। मेरे पीछे ही वो दोनों भी अंदर दाखिल हो गईं। बड़ा सा खूबसूरत कमरा था, छोटे बड़े मुजस्मों से आरास्ता। फर्श पर उम्दा दरी बिछी हुई थी, जिसके एक कोने में एक बारिश शख्स गर्दन झुकाए बैठा था। उसके सामने एक 24 संदूक रखा था, जिस पर एक खाल बिछी हुई थी। गर्दन झुकाए बैठा शख्स शायद इस खाल पर किसी किस्म के नक्शो नगार बना रहा था। हम तीनों नहायत आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुए, लेकिन बूढ़े आदमी का हाथ रुक गया। उसने गर्दन उठाई और चौंक पड़ा। उसकी आंखें नहीं थी। चेहरा काफी खूबसूरत था, लेकिन आंखों की गैर मौजूदगी ने सारी कशिश छीन ली थी। वो गर्दन उठाए रहा और फिर उसने आवाज दी, शबीला, अशकाफ। हाँ बाबा, हम ही हैं। क्या बात है, कैसे आई हो? ऐसे ही देखने आ गए थे। आप क्या कर रहे हैं? हालांकि इस वक्त तुम्हारा आना, बूढ़े ने कहा और फिर रुक गया, जैसे किसी और बात का एहसास हुआ हो। फिर उसने हवा में कुछ सूंघा और गर्दन घुमाने लगा और फिर ठीक मेरी समत उसका चेहरा रुक गया। चंद साथ वो इसी तरफ गर्दन उठाए रहा और फिर भारी आवाज में बोला, तुम्हारे साथ और कौन है? कोई नहीं बाबा, एक लड़की शरारत से बोली। कोई नहीं, बूढ़े ने ताज्जुब से कहा और फिर बोला, क्या दरवाजा खुला हुआ है? हाँ। तब दरवाजे के बाहर देखो, कोई मौजूद है? दरवाजे के बाहर तो कोई नहीं बाबा सलानूस, हम अभी वहां से आए हैं। कभी है कल बूढ़ा अपनी जगह से खड़ा हो गया। या तो तुम शरारत कर रही हो या फिर कहीं करीब ही कोई पेशीदा है। हवा में उसकी बू मौजूद है। बोलो, अगर शरारत नहीं तो हमें इसे तलाश करना चाहिए। कौन है और किस मकसद से आया है? वो औरत है या मर्द बाबा? एक लड़की ने पूछा। मर्द है, बूढ़े ने यकीन से जवाब दिया। ओह, अगर मर्द है तो दुबला पतला या तंदुरुस्त तवाना? बेकार बातें क्यों करती हो फजूल लड़कियों, मुझे बताओ वो कौन है? वही कवि हैकल मर्द है और जरूरत से ज्यादा ताकतवर है। बूढ़े की नाक किसी चूहे की तरह चल रही थी। अरे वो तो अजीब है, अनोखा इंसान है, शायद उसकी रंगत चांदनी की तरह सुनहरी है। और लेकिन वो ज्यादा दूर तो नहीं है। सुनो ए अजनबी, तुम मुझसे पोशीदा नहीं हो। मैं इन शहरी लड़कियों की तरह तुम्हें परेशान नहीं करूंगा बाबा। हाँ, मैं इनके साथ आया हूँ और तुम्हारे शहर में अजनबी हूँ। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा और बूढ़ा ठिठक कर रुक गया। वो मेरी तरफ गर्दन उठाए रहा, फिर बोला, लेकिन तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? समंदर के तवील सफर से आया हूँ, मेरी किश्ती इस तरफ आ निकली थी, तुम्हारे साहिल पर उतर गया। मैं नहीं जानता हूँ कि ये कौन सी जगह है, मैं नहीं जानता कि ये कौन सा इलाका है। मेरे नजदीक आओ जवान, मैं अंधा हूँ, बूढ़े ने कहा और मैं उसके करीब पहुंच गया। लेकिन तुम्हारी ये पूरी इसरार कुव्वत अजीब है, मैंने कहा और बूढ़ा मुझे टटोल कर देखने लगा। उसने पहले मेरे चेहरे के नकूश टटोले, फिर मेरे बदन को टटोल कर देखने लगा। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात फैल के। तुम्हारे नकूश तुम्हारी कौमियत की खबर नहीं देते, ये हैरत की बात है, लेकिन बिलाशुबा तुम काले दरिंदों से ज्यादा ताकतवर हो और खूबसूरत भी, और तुम्हारे बदन से भी आम इंसानों की बू नहीं आती। तुम्हारा नाम क्या है नौजवान? मैकारा। यूनान ही से ताल्लुक रखते हो? हाँ। इससे कबल कहाँ थे? जजीरा फैकोलिया, मैंने जवाब दिया। ओह फैकोलिया, ये तो दूर के जजायर में से है, प्लोटार के जजायर में से। वहां का मौजूदा हुक्मरान कौन है? ताइवरस, मैंने जवाब दिया और बूढ़ा सलानूस सोच में खो गया। फिर उसने गर्दन हिलाई। नया नाम है? क्या नाम बताया था तुमने अपना? मैकारा। हाँ शायद यही बताया था। क्यों? हाँ यही नाम बताया था मैंने जवाब दिया। बूढ़ा सोच में डूब गया और फिर अंधी आंखों के जुड़े हुए पपोटे हस्बे हैसियत हिलाते हुए कुछ सोचता रहा, साथ ही उसकी नाक के नतने फूलते पिचकते रहे। फिर वो चौंका। अहम, लड़कियों तुम जाओ, मैकारा मेरा मेहमान है, इसके रहाइश का बंदोबस्त करो, इसकी खातर मदारत की तैयारियां करो। अच्छा बाबा, दोनों लड़कियों ने कहा और वो बाहर निकल गईं। तब बूढ़ा मेरी तरफ मुखातिब हुआ। अरे तुम खड़े क्यों हो मैकारा, बैठो, बैठ जाओ, तुम मेरी जिंदगी के सबसे अनोखे इंसान हो। मैं एक मुनासिब जगह बैठ गया और बूढ़ा खला में निगरा रहा। मैं तुम्हारे बारे में कुछ और जान सकता हूँ मेरे बच्चे? जो कुछ बता चुका हूँ इसने तुम्हें मुतमईन नहीं किया? ओह अभी नहीं, लेकिन तुम नुमाया खसूसियात के हामिल हो। मैं तुम्हारे बारे में तशवीश में मुब्तला हो गया हूँ। क्या तुम सचमुच यूनान के बाशिंदे हो?
या तुम्हारा ताल्लुक कहीं और से है? बूढ़े की बातें मुझे हैरान कर रही थी। अगर उसकी आंखें सालिम होती और बेनाई खो जाने की बात करता तो मैं सोचता शायद वो अंधे होने का बहाना करके दुनिया के रमूज से वाकिफ होना चाहता है। लेकिन उसकी बदहेत आंखों के किसी गोशी से बेनाई नहीं चमकती थी। लेकिन उसकी बातें ऐसी थीं जैसे वो आंखों वालों से ज्यादा देख सकता हो। इससे कबल मैं तुमसे एक सवाल करूंगा सलानूस। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? क्या तुम नाबीना हो? तुम्हें क्या नजर आता है? तुम्हारी आंखें तो वाकई नहीं है, बचपन से नहीं है। मैं पैदाइशी अंधा हूं। क्या तुम किसी की मौजूदगी का अंदाजा कर लेते हो? इसके बारे में जान लेते हो? तुमने मेरे चेहरे और बदन के रंग को भी पहचान लिया? हाँ मेरे बच्चे, अपनी इन्हीं खसूसियात की वजह से एथेंस के इस कोने में जिंदगी बसर कर रहा हूँ। मुझे लोगों में जाने की इजाजत नहीं है। हाँ, शायद माराथन बजाते खुद और कभी कभी अपने दानिश्वरों को मेरे पास भेजता रहता है। जब भी कोई मुश्किल पेश आती है माराथन मेरी तरफ ही रुख करता है। ओह, तो यहाँ के शहंशाह का नाम माराथन है। अरे तुम नहीं जानते उसे? और इस आबादी का नाम एथेंस है। ओफो, देखो अजनबी, क्या नाम बताया था तुमने? मेकारा। हाँ मेकारा। तुम्हारे इन सवालों ने मुझे मजीद हैरत ज़दा कर दिया। क्या फेकोलिया के बाशिंदे एथेंस के शहंशाह माराथन को भी नहीं जानते? क्या वो एथेंस को भी नहीं पहचानते? बूढ़े ने कहा। मेरा सवाल अभी मुकम्मल नहीं हुआ अजीम सलानूस। अभी मैं तुम्हारे बारे में जानने का ख्वाहिशमंद हूँ। मैंने कहा हाँ, चूंकि तुम मेरे मेहमान हो इसलिए मैं तुम्हें सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो मेरे बच्चे, अंधे सलानूस ने ये दुनिया नहीं देखी, लेकिन इसने देवताओं से शिकवा जरूर किया। इसने इनसे कहा कि इसे किस जुर्म की सजा दी गई है। वो भी दुनिया को देखने की ख्वाहिशमंद है। और तुम जानो, देवता कभी एक दूसरे की दिल चिकनी नहीं करते। इन्होंने आपस में मशवरा किया और फिर मेरे सीने में एक रोशनी उतार दी जो बेनाई वालों से 1000 गुना ज्यादा है। इस रोशनी में मैं माहो अंजुम में झांक लेता हूँ। कायनात की वो सरबस्ता गुत्थियां हल कर लेता हूँ जिनमें आंखों वाले फंस जाते हैं। मेरी आंखों में बेनाई तलाश करो और जब मुतमईन हो जाओ तो मुझसे अपने बारे में सवालात करो। बूढ़े ने कहा, क्या मुझे इस गुस्ताखी की इजाजत है? हाँ इजाजत है, क्योंकि बहरहाल तुम मेरे मेहमान हो। तो मेरे बारे में जो कुछ तुमने अंदाजा लगाया बताओ, क्या वो हैरत अंगेज ही क्यों ना हो? हाँ, क्या हर्ज है? तो सुनो जवान, इंसानों में तुम्हारे जैसा इंसान शायद एक भी नहीं होगा, और अगर होगा तो मेरे मुशाहिदे में आज तक नहीं आया। तुम्हारे बदन से इस मिट्टी की बू नहीं आती जिससे इंसान तख्लीक किए जाते हैं। इस आलम में मैं तुम्हें इंसान न समझूं तो मेरा कसूर नहीं है। तुम्हारा रंग आतशी है और तुम्हारे मुसामात से आग की तपश उठती है जो मेरी समझ में नहीं आती। तुम्हारे कदो कामत से तुम्हारी उम्र का अंदाजा नहीं होता। मैं तुम्हारे बारे में सख्त उलझन में हूं, लेकिन ये उलझन दायमी नहीं होगी। मैं तुम्हारे बारे में बहरहाल सब कुछ मालूम कर लूंगा। वो किस तरह अजीम सलानूस, सितारे मेरे सीने में उतर आते हैं और मेरे सामने कायनात के सारे सरबस्ता राज खोल देते हैं। यकीन ना हो तो सिर्फ आज रात गुजर जाने दो, कल तुम मुझसे अपनी सारी हकीकत पूछ लेना। तुम तो सितारा शनास हो। मैंने कहा हाँ, ईथन क्या इसके कुर्बो जवार में मुझ जैसा सितारा शनास ना होगा। मोहतरम बुजुर्ग, मैं दिल से तेरी इज्जत करने लगा हूँ। तेरे हुक्म पर मैं अपने सारे राज तेरे सामने खोल दूं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। मैं तेरी सितारा शनासी का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। कोई हर्ज नहीं है मेरे बच्चे। अब इस बारे में मेरी गुफ्तगू तुझसे कल होगी। क्या तुझे सितारा शनासी से शगफ नहीं है? बेहद। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी अनाड़ी हूँ। ठीक है, तो फिर कल पर ही रही। हाँ, तेरी जात से उम्मीद रखूं कि मेरे साथ कोई धोखा नहीं करेगा। नहीं, मैं वादा करता हूँ। यहाँ 2 शौक लड़कियां हैं, दुनिया से नावाकिफ। दोनों मेरे मुर्दा भाई की निशानियां हैं। अल्लड़ और शौक होने की वजह से कोई भी इनके बारे में गलत फहमी का शिकार हो सकता है। वो खुद भी नादान है, लेकिन तू वादा करके इनसे किसी को वरगलाने की कोशिश नहीं करेगा। तेरे इल्म की कसम। नहीं, मैंने कहा। बूढ़ा चौंक पड़ा। ये कैसी कसम उठाई तूने? बहुत मजबूत और सच्ची कसम। हम सिर्फ उससे अकीदत रखते हैं जो हमें मुतासर करे। तेरे अनोखे इल्म ने मुझे मुतासर किया और मैं सिर्फ इल्म का परस्तार हूँ। चुनाचे मैंने सबसे बड़ी कसम खाई है। मैंने जवाब दिया और यह हकीकत थी प्रोफेसर। ये कसम सच्ची थी और मेरे लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि मैंने मज़ाहिब का कोई तजज़िया नहीं किया था, इसलिए मैं इनसे बहुत ज्यादा मुतासर नहीं था। मैं तो सिर्फ इन अलूम से मुतासर था जो मेरे लिए दिलचस्प होते। चुनाचे बूढ़े की पूरी इसरार कुव्वतों ने मुझे बहुत मुतासर किया था और मैंने इन्हीं की कसम खा ली थी। बूढ़ा चंद लम्हात मेरी तरफ निकरा रहा और फिर मैंने एक गहरी सांस ली। बेशक तू हर लिहाज से अजीब है। न जाने क्यों मुझे तेरी शख्सियत में एक अनोखी कशिश महसूस हो रही है। मेरे बारे में तेरा इल्म जो तुझसे कहे बुजुर्ग सलानूस, मैं तुझसे सिर्फ एक बात कहूंगा। मेरी जात से तुझे और तेरी लड़कियों को कोई नुकसान न पहुंचेगा। तेरे जैसे इंसान की दिल से कदर और इज्जत न करना बहुत बड़ी हमाकत है। मैं चूंकि खुद भी अलूम करसिया हूं, इसलिए तेरी इज्जत मेरे दिल में बहुत ज्यादा है। सच्चे अल्फाज की एक मखसूस शक्ल होती है। इनकी अदायगी के वक्त अंदर से एक आवाज आती है और वो बैरूनी आवाज में शामिल हो जाती है। अगर तुम्हारे कान हिसास हैं तो तुम इस आवाज को पहचान सकते हो। तेरी आवाज में अंदर की आवाज शामिल थी। मैं कहा, चुनाचे मैंने इस आवाज को समझ दिया और अब इस बारे में मेरे दिल में कोई शक ना आएगा। ओह, मैं हैरान रह गया। तेरे पास तो हैरत अंगेज अलूम के बेशबहा खजाने हैं अजीम बुजुर्ग, और मैं ऐसे अलूम का रसिया हूँ। मेरे सपुर्द जो खिदमत भी करेगा मैं इसे अंजाम दूंगा। मुझे अपने खजानों में कुछ दे, इसका जवाब भी मैं तुझे कल ही दूंगा। बूढ़े ने साफ गोई से कहा और मैं खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद लड़कियां वापस आ गईं और उन्होंने इतला दी कि मेहमान के लिए तैयारियां कर दी गई हैं। समंदर के सफर से आने वाले आराम कर,
ये लड़कियां तेरे आराम का ख्याल करेंगी। बूढ़े ने मुझे इजाजत दी और मैं लड़कियों के साथ बाहर निकला। तो तेरा नाम मेकारा है? एक लड़की ने कहा। हाँ। और तेरा शबीला? मैंने जवाब दिया। अरे क्या तू भी बाबा सालनूस की मानिंद उल्टे सीधे अलूम का माहिर है? क्यों, वरना तूने मेरा नाम कैसे जान लिया? मैं तो अशकाफ को भी जानता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैं तेरे इल्म के बारे में नहीं सोचूंगी मेकारा, क्योंकि मैं शबीला की तरह अहमक नहीं हूँ। क्या मतलब? बाबा सालनूस ने ये दोनों नाम तेरे सामने लिए थे। ठीक है लड़कियों, सबसे कीमती शय अकल है। सारे अलूम अकल के सामने ही छोटे हैं। अकल ही सबसे बड़ा इल्म है। तुमने ये बात याद रखी, तुम्हें हैरत ना हुई जबकि शबीला ने यादाश्त को आवाज नहीं दी और इसे हैरत हुई और शबीला किसी किधर झींप गई। लड़कियां मुझे मेरी रहायशगाह तक लाईं। यह इमारत काफी खूबसूरत थी। यूं भी इस इलाके में दूर से इस जैसी इमारतें नजर आती थीं। इन्हें देखकर अंदाजा होता था कि यह शहर खूबसूरत इमारतों का शहर है और यहाँ के बाशिंदे ज़हनी तौर पर बरतर हैं। मेरी रहायशगाह भी बहुत उम्दा थी। दोनों लड़कियां मेरे पास ही बैठ गईं। तू तनहा रहता है मेकारा? शबीला ने मुझसे पूछा। हाँ, जैसा तुमने देखा। तेरी औलाद नहीं है? नहीं। और तेरी बीवी? वो भी नहीं है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और लड़कियां हंस पड़ी। जब बीवी नहीं है तो औलाद कहाँ से होगी? शबीला हंसते हुए बोली। लेकिन तेरी बीवी क्यों नहीं है मेकारा? उसने दूसरा सवाल किया। इस पर तो मैंने खुद भी कभी गौर नहीं किया। हालांकि तू बेहद खूबसूरत है। यहाँ एथेंस में तेरे जैसे खूबसूरत इंसान नहीं रहते। क्या तू हमें अपने वतन की बातें नहीं बताएगा? मासूम लड़कियों, मुमकिन है तुम मेरी बात को झूठ समझो, लेकिन यूं समझो मेरा वतन ही नहीं है। अरे ये कैसे मुमकिन है? तू कहीं तो पैदा हुआ होगा यकीनन, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ पैदा हुआ। तेरे वालिदैन ने नहीं बताया? मेरे वालिदैन भी नहीं है। ओह, अभी तू अपने वजूद से भी इनकार कर देगा? यकीनन तू ऐसा ही करेगा। शायद मेकारा हमें अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहता। वो हमारी दोस्ती पसंद नहीं करता। दूसरी लड़की नाक चढ़ाकर बोली। अरे प्यारी लड़कियों, गलतफहमी का शिकार मत हो। ऐसी बात नहीं है। एथेंस में दाखिल होने के बाद पहली बार तुमसे मुलाकात हुई कि मैं तुम्हें अपने दोस्तों में शुमार करता हूँ। फिर अपने बारे में क्यों नहीं बताता? यकीन करो, मैंने जो कुछ कहा है ठीक कहा है, सच कहा है। यकीन ना आए तो अपने बाबा से पूछ लेना। वो तुमसे ज्यादा जीरक है और हालात को बखूबी समझता है। मगर हम ये कैसे मान लें कि ना तेरा वतन है, ना बीवी बच्चे, ना वालिदैन, कोई भी नहीं है तेरा? कैसी अजीब बात है। मुझे खाने को दो लड़कियों, मैं भूखा हूँ।